तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन बिहार बिल्कुल पॉइंट वाइज देखते हैं। प्रीवियस क्लास की किसी की कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुगल कालीन बिहार, हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज मुगल कालीन बिहार। ओके, ये क्या है? मुगल कालीन बिहार। नाउ हाँ, मुगल कालीन बिहार है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जो 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा मैप के थ्रू जो करवाती हूँ एवरीडे, जो आपको काम आ जाएगा, ये बिहार के मैप में आपको इस साल की जो वैकेंसी है, तो डे की जब शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग में जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो इसके साथ शुरुआत कीजिएगा कि हमें इसमें से एक सीट लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसमें से एक सीट लेना है। इस एक टारगेट के साथ, इस लक्ष्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आप मॉर्निंग की क्लास की शुरुआत करते हैं, तो सारे दिन के पैटर्न को आप उसी पे फॉलो कीजिएगा। नाउ सेकंड थिंग, बिहार की अब बात की जाए तो बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं, और 38वां जो जिला है वह आपका, यहाँ आप जहानाबाद देख रहे हैं ना, और जहानाबाद के जस्ट बगल में ये वाला साइड खाली है, तो ये क्या है? अरवल। तो जहानाबाद से ही आप देख रहे हैं सटा हुआ ये अरवल, तो जहानाबाद को काट करके ही अरवल बनाया गया, और यह क्या है? 38वां जिला, 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अनदर वन, अगर पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है किसका है एरिया वाइज, तो क्या होगा? पश्चिम चंपारण लार्जेस्ट एरिया है इसका, पश्चिम चंपारण का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लार्जेस्ट एरिया हो गया, सबसे बड़ा एरिया इसी का। और सबसे छोटा एरिया किसका है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा एरिया किसका है? तो वह है आपका शिवहर का। और मैप को हमेशा, मैंने इतनी बार मैं मैप करवा रही हूँ, तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये अगर पोर्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा, इसका एरिया छोटा है शिवहर का, शिवहर सबसे छोटा है। अकॉर्डिंग, मैंने कहा है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार। अगर बात की जाए पॉपुलेशन वाइज कि सर्वाधिक संख्या जो है वह किस जिले की है, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पटना क्या होगा? पटना की जो पॉपुलेशन है सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। एंड अनदर वन क्या है? इस सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, यह शेखपुरा की है, सबसे कम पॉपुलेशन। दूसरी थिंग, अगर बात की जाए प्रमंडल को लेकर के, तो कितने प्रमंडल हैं बिहार में? टोटल 9 प्रमंडल है, टोटल 9। तो इसको कैसे याद रखना है कि हमारा जो ये नॉर्थ बिहार देख रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी क्या करती है? गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो नॉर्थ बिहार में आपके कितने हो गए? नॉर्थ बिहार में 9 प्रमंडल हैं, सॉरी, नॉर्थ बिहार में 5 प्रमंडल। ठीक है, नॉर्थ बिहार में कितने हैं? 5 प्रमंडल। और साउथ बिहार में कितने हैं? यहां पर आपके 5 हैं। ये नॉर्थ में 5 प्रमंडल हो गए एंड साउथ में 4 प्रमंडल हो गए। क्लास मेरी जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार करवाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है, तो देख लीजिएगा एक बार। 5 नॉर्थ, 4 इन साउथ। ठीक है, टोटल आपके 9 प्रमंडल हो गए। एनी डाउट्स टू एनीवन? अगर कोई भी डाउट है तो हम पूछ सकते हैं। तो एवरीडे जब भी क्लास की शुरुआत करते हैं, तो किसके साथ? हमें इसके साथ करना है कि इसमें से एक सीट हमें समहाउ लेना है, और वो आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्लास करें, मैं और अपनी मेहनत, जितनी चीज़ें बताई जा रही है एटलीस्ट उतना करके जाएं। डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली 110%, कहीं कोई डाउट नहीं आएगी। ठीक है, तो जितनी चीज़ें, क्योंकि बार बार होता क्या है ना कि जैसे ठीक है हम लोग बहुत सारी चीज़ें बुक्स में पढ़ते हैं बट वो याद नहीं रहता, लेकिन जब कभी हम लोग आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती है, और वो एग्जाम में भी बड़ा काम आता है कि अच्छा हाँ क्लास में बताया गया था, या अपने फ्रेंड के साथ भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये हमारी ये भी टारगेट है कि आप लोगों को जो है यहाँ पर याद करवाना भी जिम्मेदारी ले रही हूँ। ठीक है, जो आप लोगों को याद हो जाए इसकी जिम्मेदारी भी लेती हूँ, लेकिन जिस तरह से बता रही हूँ आप लोग कोऑपरेट करेंगे तभी हो पाएगा, एक हाथ से नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसमें इस हाथ में आप लोगों के हाथ की भी बहुत आवश्यकता है। तो मेरी मेहनत और आप लोगों की मेहनत, ये दोनों मेहनत मिलकर के एक सीट यहाँ दिलवा देगी, इसका ध्यान रखिएगा और इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। ये हो गई बिहार को लेकर के। नाउ अब हम लोग आते हैं मुगल कालीन बिहार पे आते हैं। अब हम लोग मुगल कालीन बिहार पे, तो इसको टोटल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे ये भी बनता है कि नेपाल के साथ सटे हुए कौन कौन से जिले हैं नेपाल के साथ, तो इसको ऐसे याद रख लेना है ना। पश्चिम चंपारण, टोटल 7 जिले हैं नेपाल के साथ टच करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल के साथ पूछ लेता है। इधर एक क्वेश्चन और बनता है जो बीपीएससी का है, थोड़ा सा जो उसने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ईस्ट में जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा किशनगंज है ना, किशनगंज हो गया सबसे ईस्ट में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल के साथ कितने जिले टच में है, तो आप मैप में देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के साथ क्या क्या नाम आ जाएगा। वेस्ट बंगाल के साथ किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया है, कटिहार है, वेस्ट बंगाल के साथ टच में
हैं। ऐसे कौन से जिले हैं जो कि आपका दो स्टेट को टच कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, एक आपका कटिहार है ना, कटिहार ये पश्चिम बंगाल को भी टच करता है और ये झारखंड में भी आ रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा? रोहतास, जो यूपी को भी टच करता है और ये झारखंड को भी टच करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ सो कम टू द टॉपिक, अब हम लोग आते हैं मुगल कालीन बिहार के ऊपर। तो ये बिहार से संबंधित मैंने जितने आज क्वेश्चन बताए इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। मैंने जो बताया ये 5-6 आप लोगों को जो क्योंकि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास जब बिहार का करवाई हूं तो मैंने करवाया हुआ है, लेकिन रिवीजन के तौर पर जब भी क्लास स्टार्ट होगी हम लोग, क्योंकि टाइम कम है तो हमें क्या करना है, सभी सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा देख करके चलना है बिहार स्पेशल में, है ना। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आज करवा दिए, कल हम लोग की क्वेश्चन जो अनदर क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो इसको आज के बाद आप लोग को इतना दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि रिवीजन की और आपको आवश्यकता ना पड़े, एग्जाम के दिन जाएं और क्वेश्चन अगर पूछता है तो सही करके आए। ओके, नाउ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राजेश, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए नाउ अब हम लोग चलते हैं मुगल कालीन बिहार पर, ठीक है। मुगल कालीन बिहार का जो इतिहास स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि जब दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, हम लोग का दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। अब जब बात आती है मुगल काल की, तो 1526 ईस्वी में, आप लोग सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते तो वो सुन लें। 1526 ईस्वी में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो इब्राहिम लोदी है उस पर अटैक कौन करता है? तो बाबर जो है यहाँ पर आकर के अटैक करता है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। 1526 इसको आप लोग को लिखना नहीं है, केवल समझना है। 1526 ईस्वी में क्या होती है, ये एक फैक्ट है, पानीपत का युद्ध, ठीक है। यहाँ पर पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, लेकिन पहला जो हुआ, तो चलिए मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, प्रथम पानीपत युद्ध 1526 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या होता है, इस युद्ध में बाबर और कौन होता है, इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी होता है। एक कहानी है, बाबर आया है ना, बाबर आता है और किसके ऊपर, तो यह पानीपत का युद्ध करता है। पानीपत चूंकि वर्तमान में यह हरियाणा में है, तो दैट्स वाई क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उस चीज़ को जो है थोड़ा सा यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। हरियाणा में है तो इंडिया के मैप देखिएगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हरियाणा में है तो बिहार की मैप है। नाउ तो पानीपत कहाँ पर है, या हरियाणा में, ठीक है। तो बाबर यहाँ तक तो पहुँच गया, मैंने इस वर्ड को क्यों लिखा है, क्योंकि बाबर हरियाणा तक पहुँच गया, ठीक है। और उसके बाद जब ये युद्ध होता है तो इब्राहिम लोदी को क्या करता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी क्या होता है यहाँ पर, डिफीट यानी पराजित ये होता है। इब्राहिम लोदी डिफीटेड बाय बाबर, है ना। किसके द्वारा पराजित किया जाता है इब्राहिम लोदी, तो बाबर के द्वारा ये पराजित हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये पराजित हो गया, पराजित होने पे क्या हो गया, पराजित होने पर वहीं से आरंभ हो जाता है आपके मुगल वंश का जो स्थापना होती है, मुगल डायनेस्टी की, वो कहाँ से होती है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद इसी पराजन के बाद क्या होती है, इसी पराजित होने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि भारत में, ठीक है, भारत में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिहार, भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना कब है, इन 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526। और हम लोगों ने जब दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था तो वो आपका स्टार्ट हो जाता है जो है आपके आप देख करके चलेंगे तो करीब करीब आपका वो 1206 के बाद जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। तो ओवरऑल जब ये यहाँ पे 1526 जो कि दिल्ली सल्तनत के बाद हमारा क्या आता है, मुगलों का काल आ जाता है। एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, इन एंशिएंट टाइम भारत का पूरी जो इतिहास को देखेंगे तो जो एंशिएंट इतिहास रहा तो उस समय में भारत का दिल क्या होता था, मगध होता था, है ना। मगध साम्राज्य, जिसको पाने के लिए जो है आपस में संघर्ष चला, कब, इन एंशिएंट टाइम। बट इन मिडाइवल टाइम क्या होता है, भारत का जो दिल है वो दिल्ली हो जाता है, इसलिए बोला जाता है दिल्ली दिल वालों की है ना। क्योंकि लोग जितने भी शासक हुए अब यहाँ का शासक बनने के लिए, यानी इस अगर माना जाए तो दिल्ली सल्तनत को पाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं। और सेम यही चीज़ बाबर भी किया। तो एंशिएंट यानी मिडाइवल टाइम में, जो मुगलों का समय में भी अगर देखा जाए तो मुगल काल में भी दिल कौन सा था, तो दिल्ली ही रहा, ठीक है। फिर आगे चल करके यानी जब मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ते हैं तब फिर आप देखेंगे कि बंगाल को लेकर के संघर्ष हुआ है ना, बंगाल को लेकर के संघर्ष हुआ है। तो जो चेंजिंग आई है, मगध, दिल्ली और तब बंगाल,
इसको ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें एक की है, अगर इस की को समझ लेंगे तो क्या होगा ना कि आप पूरे टॉपिक को बहुत आसानी से, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ लेंगे तो याद रह जाएगा, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। तो हमेशा समझने का प्रयास कीजिए, और मेरी भी कोशिश यही कि ईजिएस्ट वे में आपको समझा सकूं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई दिल की, और दिल की बात कोई भूलते भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रागिनी कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग राकेश, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग, आई थिंक क्लास में भी आप लोग शायद, अच्छा, हेल्थ इश्यूज चल रही थी, ओके, हेल्थ में मेडिसिन लें, अपने आप को सही रखें, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी जम के करें। और बाकी हम लोगों के लिए मैंने कहा है कि टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, जो मेहनत है वो हम लोगों की है। आप लोग बस अपने कहीं भी जो डाउट्स है वो बताएं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ये बता दूं कि क्लास में कुछ लोग जो लेट से आए हैं, आप लोगों की जो ऐप पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसमें आपकी जूम पे ये होगा कि आप लोग क्वेश्चंस भी अराइज कर सकते हैं। वन वे नहीं है कि केवल मैं बताऊंगी और आप लोग सुन रहे हैं, है ना। जो इस ऐप पर आप लोग अब क्लास ज्वाइन अगर करते हैं, ऐप पे कोशिश करें कि क्लास ज्वाइन कर लें, ऐप पे क्लास ज्वाइन प्लस टेस्ट सीरीज दोनों को ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आप वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप एराइज कर सकते हैं, जूम पे है क्योंकि, ठीक है। चलिए, नाउ तो ये हो गई आपकी बात। तो यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इन इंडिया मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। कहाँ पर? भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है? मुगल कालीन बिहार को हम लोग देख रहे हैं। तो बिहार में फिर मुगल सत्ता कब आई? तो ये ध्यान रखिएगा कि 1526 में यहाँ हो गया, किंतु बिहार में कब हुआ? बिहार में मुगल वंश कब आया? यह आया 1574, ठीक है। बिहार में अगर बात की जाए तो ये कब आया? 1574 से लेकर के 80 बिहार में, ठीक है। बिहार में क्या हो गया? इस क्षेत्र में मुगलों ने कब आधिपत्य स्थापित किया है? 1574। ये इसके मध्य जो है इनका अधिकार जो है स्थापित हो गया था। क्लियर? भारत की बात की जाए तो 1526, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो आप खुद ही सोचिए कि कहाँ ये 26 है ना, और कहाँ ये 74 है। तो करीब करीब आप मान सकते हैं कि अप्रोक्स कितने साल हो गए यहाँ पर? करीब 50 से 52 ईयर्स का जो है डिफरेंस, यानी 50 साल के बाद ये इस क्षेत्र बिहार पर क्या करते हैं? अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। और जब यहाँ पर इनका अधिकार, जिस समय ये स्थापित किए हैं, उस समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन था? तो खान-ए-खानम मुनीम, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो बिहार का सूबेदार कौन रहा? खान, कुछ नाम ऐसे ही होते थे, खान-ए-खानम मुनीम, ठीक है। ये कौन हुआ? ये था सूबेदार। ये कौन था? सूबेदार। बिहार का सूबेदार इसे जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब बात अगर यहां पर आए, अगर यहां पूछा जाए कि ये तो चलो ठीक है कि बिहार में 1574 से लेकर के 80 तक जो है मुगलों ने यहाँ पर रहा, तो इन 50 आपकी क्वेश्चन बनता है, एक बिल्कुल पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके एक पॉइंट वाइज क्वेश्चन आती है कि 1574 ईस्वी में जब यहाँ पर मुगलों ने अधिकार जो स्थापित किया है, तो वह किस शासक के द्वारा किया गया है? किस शासक के द्वारा? एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि शासक का नाम पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। (1574), ठीक है, 1574 ईस्वी को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। 1574 में होता क्या है कि अकबर, ठीक है, बिल्कुल मैप से समझ लीजिएगा, बाकी रटना नहीं पड़ेगा, मैप से समझ लें, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपका एक दिन में ये जो है टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। 1574 इस ईस्वी में, इस समय में क्या होता है? अकबर, ठीक है। ये अकबर क्या करता है? ये पहुंच गया पटना। अकबर कहाँ पहुंचा? पटना पहुंच गया। और पटना पहुंचने के बाद आप लोग, जो लोग बिहार से हैं और जो बिहार से नहीं है, वो भी सुन लें। आपका हाजीपुर कहाँ है? पटना से 17 किलोमीटर की दूरी पर हाजीपुर है, ठीक है। पटना से 17 किलोमीटर की दूरी पे। तो जब ये पटना पहुंचता है तो यहीं पर आपका आ जाएगा हाजीपुर। ये क्या करता है? हाजीपुर में जो दुर्ग है उस पर चढ़ाई करता है, ठीक है। हाजीपुर का जो दुर्ग है, पटना पहुंचा, और यहाँ पर मैं एक नाम लिख देती हूँ, हाजीपुर।
इस हाजीपुर के दुर्ग पर यानी किले पर वो क्या करता है, चढ़ाई करके अधिकार, और ये क्या हो जाता है, इस पर अधिकार कर लेता है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो अकबर था। फर्स्ट थिंग, जो दो क्वेश्चन बनते हैं दो तरीके से। सेकंड क्वेश्चन, हाँ सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन 1574 ठीक है, रूलर पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है कि वो शासक कौन है, तो क्या होगा, अकबर है। अकबर ने कब, कभी कभी ईयर पूछ लेता है, तो क्या ध्यान रखना है, इन 1574। तो कहने का मतलब ये है कि आपके इन दोनों की पर, इन दोनों जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, अकबर और ये ईयर, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम बिहार पर कौन सा मुगल शासक है जिसने अधिकार जमाया, तो वह होगा अकबर। ठीक है, अकबर यहाँ पटना तक पहुंच गया। ओके, अब पटना में जाके उसने हाजीपुर का, क्योंकि ये लोग कैसे करते थे, किला वगैरह बना होता था, उसी पे चढ़ाई वगैरह करते थे, तो इनका अधिकार हो जाता था, इनका यही है। नाउ फिर क्या होता है, इन 1575, ठीक है, इन 1575 अब यहाँ पटना तक है, चूंकि अकबर है तो अकबर एक जगह क्या है, वो उसकी नीति भी क्या थी, विस्तार करने की, साम्राज्य को विस्तार करना है। तो अकबर भी शांत कैसे रहे, यहाँ तक पहुँचने के बाद थोड़ा मन में लालच आ गया। लालच क्या आया कि यहाँ तक जब पहुँच चुके हैं, है ना, तो क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो उसने क्या किया, यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे बढ़ने के लिए उसने क्या किया, तिरहुत वाला जो क्षेत्र है, जो मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिलांचल, मिथिला वाला जो एरिया है, तो मिथिला वाला जो एरिया है, यानी मिथिलांचल में कौन कौन से जिले आते हैं अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मधुबनी, दरभंगा, ये सभी आपके किस में आते हैं, मिथिलांचल में। इसने क्या किया इस पर, ठीक है, इसने मिथिला का जो शासक था उसको पराजित किया, और इस क्षेत्र पे भी क्या हो गया, उसका अधिकार हो गया, मिथिला के शासक को पराजित किया। ठीक है, मिथिला, यहाँ पे एक वर्ड लिख लें क्योंकि उस समय तो मिथिला बोला जाता था, मिथिला, इस शासक को पराजित किया। ओके, पराजित कर लिया। अब जब इसे भी पराजित किया, है ना, और इन कब की बात है, तो ये है 1575 की बात है। मिथिला वाली जो स्टोरी रही कब, ठीक एक साल बाद, इन 1575 ईस्वी में। ठीक है, चूंकि आप देखेंगे तो 6 साल में तो बिहार पे इनका अधिकार हो जाता है, इन 6 साल के अंतर्गत तो ये पूरे बिहार पे राज कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ अगेन अब हम लोग चलते हैं 1580 में। फिर 1580 में क्या हुआ, 1580 में फाइनली अकबर ने बिहार को बोला कि यह भी मुगल साम्राज्य का एक सूबा है। ठीक है, उसने क्या बोला कि यह भी एक मैं आप लोगों के मैसेजेस को एक बार पढ़ लूंगी। ठीक है, हाँ, अभी वर्तमान में हाजीपुर जो है वो वैशाली में आता है, वर्तमान में। ठीक है, हाजीपुर अब जो है वैशाली में आता है, जो कि आपकी पटना से 17 किलोमीटर दूर है। इसलिए मैंने यहाँ पर हाजीपुर इस जगह लिखा है, जहाँ वैशाली का मैप आप देख रहे हैं ना, ये वैशाली का एरिया, हाजीपुर आपका यहाँ मेंशन है। ओके, ये क्लियर रहिएगा इसमें। वर्तमान में, वर्तमान की अगर बात की जाए तो ये हो गई। हाँ, अब फाइनली इन ईयर 1580 में क्या बोला गया है, 1580 में इसको क्या बोल दिया गया कि बिहार जो है, ये पूरा बिहार किसका ये आ गया, किसके अंतर्गत आ गया, तो मुगल साम्राज्य का यह एक प्रांत है। यह डिक्लेयर्ड कब किया गया, इस बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब बोला गया, 1580 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य का प्रांत, प्रांत मतलब होता है प्रांत, सूबा, जिसको आप सूबा भी, सूबा वर्ड भी यूज किया जाता है। और प्रांत को समझने के लिए, चलिए आगे भी बता दूंगी, लेकिन प्रांत को समझने के लिए ऐसे मानकर चले कि उसका क्या हो गया, यह एक राज्य। से आज हम लोग जैसे राज्य बोलते हैं, तो ये भी उस समय में जो सूबा वर्ड है वो राज्य के लिए ही यूज होता था। ठीक है, हाँ, गंगा पार है, बिल्कुल गंगा पार है, गांधी सेतु पुल जो सबसे बड़ी पुल मानी गई है। चलिए, ये हो गया, यहां तक कोई डाउट?
तो बहुत आसानी से ध्यान रखिएगा कि 1526 में जब मुगल सत्ता, मुगल वंश की स्थापना होती है इन इंडिया, लेकिन उलुंग इंडिया में होती, यानी पानीपत के बाद उलुंग यहाँ तक पहुँचने में उनको 50 साल का, 50 से लेकर के यानी 50 से लेकर के 52 ईयर्स अराउंड का जो है उनको समय लग जाता है। और जब वो बिहार में आते हैं तो 1574 में, चूँकि उस समय तक अकबर आ जाता है एज ए रूलर के रूप में, तो वो क्या करता है, पटना पहुँचता है, वहाँ के हाजीपुर का जो किला है उस पर चढ़ाई कर लेता है, और उसके 1 साल बाद वो मिथिला के शासक को भी पराजित करता है। और 5 साल बाद वो क्या डिक्लेयर करता है कि बिहार जो प्रांत है यह मुगल साम्राज्य का एक सूबा है। ये आपकी हो गई यहाँ तक लेकर के अकबर के समय तक का मुगल जो है ये कंप्लीट हो गया, बिहार प्रांत का सूबा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग एक बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर किसी को भी कोई डाउट लग रहा है तो एनी डाउट टू एनीवन, ठीक है। मिथिला वाला जो क्षेत्र है, बार बार बता देती हूँ कि मिथिला का मतलब हो गया मधुबनी, दरभंगा, जो वर्तमान का मिथिलांचल जिसे बोला गया है ना। मधुबनी पेंटिंग वगैरह काफ़ी चर्चित है, यहाँ का मछली वगैरह काफ़ी चर्चित है। जो लोग नन बिहार यानी जो बिहार से नहीं है, जो बिहार से उन्हें तो इसकी जानकारी खूब अच्छे से होगी, लेकिन जो बिहार से नहीं है उनके लिए ही है, ठीक है। नाउ अब यहाँ हालांकि ऐसा है कि जो मुगल सूबेदार एक मानसिंह रहा है, उसने भी बिहार के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, है ना, बिहार में जो है मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बनाया है। मानसिंह का नाम को भी ध्यान रखिएगा, मानसिंह, वो कौन था, सूबेदार रहा है मानसिंह। इसने भी क्या किया है, मानसिंह, मानसिंह, है ना, मुगल सूबेदार है। ये कौन है, मुगलों का सूबेदार, मुगल सूबेदार, मुगल सूबेदार। हल्दी घाटी के युद्ध में बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हल्दी घाटी के युद्ध में, है ना, कि सूबेदार कौन था, ये पूछा गया था हल्दी घाटी के युद्ध में, तो उसमें मैं मानसिंह था, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ मेंशन किया है। ऑलरेडी बीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। हल्दी घाटी के युद्ध जो आपका 1576 ईस्वी में हुआ था, उस समय में जो है मुगल आपका जो पूछा जाए मुगल सूबेदार कौन था, तो मानसिंह था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग विकास, कैसे हैं। चलिए, तो इसने इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही, चूंकि सूबेदार था तो सूबेदार की भूमिका रहेगी ही, है ना, बहुत बड़ा पद होता है ये सूबेदार का, तो इसका भी बहुत रोल रहा है कि बिहार को मुगल साम्राज्य में सुदृढ़ करने का। तो ये नाम को एक ध्यान रखिएगा, बीपीएससी कभी भी अगर हो सकता है कि अकबर पे क्वेश्चन न ले जाकर इस पे मानसिंह पे ले जाए, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि मानसिंह का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ ऑल क्लियर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। प्रांत और सूबा पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अकबर ने क्या किया था, ठीक है, जो हम लोग अभी सूबे की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इस पे भी जान लेते हैं क्योंकि अकबर किससे इस समय का ये न्यूज़ है, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। ये सोर्स भी हमें आईने अकबरी से मिला, ठीक है, बिहार। चलिए इसको मैं आगे लिख देती हूँ, बिहार, ठीक है। इस बिहार को अगर आप देखेंगे, बिहार सूबा या प्रांत, इस सूबा या प्रांत को क्या किया गया था, जो है 7 सरकारों में डिवाइड किया गया था। 7 सरकारों में, सरकार को आप ऐसे लेकर के चलें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है। सरकार जिसे वर्तमान का आप जिला मान सकते हैं, चूंकि सूबा या प्रांत इसे हम लोगों ने क्या माना, शॉर्ट में अपने समझने के लिए आप छोटा सा लिख सकते हैं, राज्य मान लेते हैं, ठीक है। तो इस राज्य को इसने क्या किया, कितने में, तो 7 पार्ट में जो है इसने 7 सरकारों में डिवाइड कर दिया था। इस प्रांत को 7 सरकारों, सरकारों का मतलब हो गया छोटा सा, आप अपने समझने के लिए यहाँ पर वर्तमान में आप तुलना कर सकते हैं जिला से। वर्तमान में क्या कह सकते हैं, जो हमारा जिला होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक तो हो गया बिहार, दूसरा इसने क्या किया, मुंगेर, और तीसरा इसने किया तिरहुत, तिरहुत वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद हाजीपुर, रोहतास, हाजीपुर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, रोहतास हो गया, चंपारण एंड सारण, सारण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम चलते हैं किस पर, चलते हैं मैप पर, ठीक है। हम लोग चलते हैं मैप पर।
नाउ मैप पे अगर हम लोग बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले वो क्या बोला है कि 7 सरकारों में, तो बिहार हम लोग आते हैं किस पर, मुंगेर पर। ठीक है, किस पे इसने डिवाइड किया, मुंगेर। ये रहा आपका मुंगेर, मुंगेर हो गया। मुंगेर के बाद आपका आ गया तिरहुत वाला क्षेत्र। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, तिरहुत वाले क्षेत्र में मैंने आप लोग को बताया था तिरहुत क्या है, तिरहुत जो है, चलिए बता देती हूँ, सवाल से ज़्यादा जरूरी ये है कि तिरहुत एक आपका प्रमंडल, तिरहुत क्या है, प्रमंडल है। इस प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जो हैं आपके जिले आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि तिरहुत प्रमंडल में आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, ये सब किस में आते हैं, ये सभी के सभी आते हैं आपके तिरहुत में। ये किस में आते हैं, तिरहुत में। तो अब इसने क्या किया, एक तो इसने जब डिवाइड किया बिहार का जिलों में, तो इसने है ना सरकारों में डिवाइड किया, यानी यहाँ के लिए एक शासक होगा, इन एरियाज को देखेगा। ठीक है, तो ऐसे सरकारों का मतलब 7 महीने नहीं, 7 सरकारों को अपॉइंट किया यहाँ पर। नाउ तो ये हो गई एक मुंगेर के लिए, और मुंगेर, ठीक है, ये मुंगेर के लिए हो गया, और बाकी जो हो गया आपके तिरहुत वाला हो गया। फिर यहाँ पर आ गया हाजीपुर, ये क्या हो गया, हाजीपुर। तो यहाँ पर हाजीपुर हालांकि मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आप खुद भी यहाँ पे लिख ले कि एक था हाजीपुर। ओके, हाजीपुर। हाजीपुर के बाद क्या आएगा, रोहतास। ये रहा आपका रोहतास। तो एक इस क्षेत्र के लिए। रोहतास के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, चूंकि बोला गया है चंपारण, ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, जिसको आज हम लोग देख रहे हैं तिरहुत वाले क्षेत्र में, है ना, तिरहुत प्रमंडल में बना हुआ, तो एक क्या हो जाएगा, यह चंपारण। तो उस समय में 2 चंपारण तो थे नहीं, उस समय में केवल एक चंपारण था। उस समय क्या था, केवल एक चंपारण था। ये एरिया हो गया चंपारण में, केवल एक चंपारण। और उसके बाद आ गया यह सारण, क्या हो गया, सारण। तो कितने हो गए आपके, चंपारण, तिरहुत वाला क्षेत्र आ गया, जिसमें कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब आ जाएंगे। रोहतास हो गया, मुंगेर हो गया, और आपका हाजीपुर, सारण। तो ये कुछ क्षेत्र, केवल मैप को ध्यान दीजिएगा, मैप से आपका काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी मैप से। बीपीएससी कुछ क्वेश्चन ट्रेंड चेंज हुई है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसका भी ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, ठीक है। लेकिन वो हिस्ट्री में चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हिस्ट्री वाले सेक्शंस में, जो आप मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिहार वाले हिस्ट्री में थोड़ा सा चांसेस कम है। तो ये हो गए रोहतास, सारण। आपको ये क्या करना, और इसने ऐसा क्यों किया, तो अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए, चूंकि इतने बड़े उसने जो क्वेश्चन बनता है ना, कि बिहार को कब बनाया गया, मुगल साम्राज्य का एक प्रांत जो है बिहार को कब डिक्लेयर्ड किया गया, इन क्या होगा 1580 ईस्वी में बिहार जो है ये मुगल साम्राज्य का एक सूबा जो है घोषित कर दिया गया या बन गया। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो अकबर के द्वारा बनाया गया। तो आपको ये दोनों ईस्वी जो है ध्यान रखिएगा, 1580 अकबर, इस पे क्वेश्चन आते हैं बिहार से अगर जोड़ा जाए तो। इन सरकारों को जो डिवाइड किया, तो सारण, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। और क्यों किया इसने, तो अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। अब चूंकि जिले थे तो फिर सरकार को भी डिवाइड कर दिया है। सरकार को भी अप्रोक्स ऐसा माना जाता है कि जो इसने 199 परगनों में डिवाइड किया था, है ना, 199 परगनों में इसने विभाजित कर दिया। कभी कभी ये उस उटपटांग क्वेश्चन जो है ना, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है पूछ लेता है ना, विभाजन। तो इसके लिए अगर आप याद कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं याद कर पा रहे हैं तो भी ठीक है, दोनों बातें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे परगने आपको मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी अनेकों हैं, मुगल में भी कितना कर पाएंगे, तो ठीक है। उसने अब चूंकि जिला है, जिला से छोटा क्या करेगा, परगना में डिवाइड करेगा ही। तो ये हो गई आपकी, ठीक है। नाउ तो अकबर का रोल जो है मुगल शासक को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं जहांगीर के समय में, ठीक है। जहांगीर के समय में, चूंकि ये सारे एरियाज को तो हम लोगों ने देख लिया कि ये बिहार में तो शामिल हो गए हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए किसको लेकर के, जहांगीर की अब बात आती है। ठीक है, पूरा केवल मैप से समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे बहुत याद नहीं हो पाता है। अब अगर बात आ गई जहांगीर को लेकर के, अकबर के बाद कौन है, जहांगीर है। तो उसके समय में इसने क्या किया वो देखते हैं। इसने क्या किया था 1621 ईस्वी में, है ना, इन ईयर 1621 इसका पुत्र कौन है, राजकुमार परवेज, इसको उसने सूबेदार बना दिया।
जहांगीर ने अपने बेटे परवेज को, राजकुमार परवेज को क्या किया, बिहार का जो है सूबेदार बना दिया गया। कब? इन 1621, 1621 ईस्वी। वैसे भी जहांगीर का शासन अगर पूछा जाए कब से कब तक है, कभी कभी पूछ लेता है क्रम में सजाने के लिए, तो 1605 से लेकर के कब तक हो जाएगा, 1627 ईस्वी तक। तो खैर हमें अभी वहाँ पे नहीं जाना है, कंप्लीटली हम लोग बिहार से जोड़ के देख रहे हैं। तो इसने क्या किया, अपने पुत्र, कौन था इसका, केवल मुगल और बिहार को हम फोकस्ड कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, बिहार के साथ पढ़ रहे हैं, भारत का मुगल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसने अपने पुत्र राजकुमार कौन है, परवेज, इसको क्या करता है, ये जो बिहार आप देख रहे हैं, इस बिहार का वो क्या करता है, सूबेदार नियुक्त कर देता है, इसे बिहार का सूबेदार, सूबेदार एक बहुत बड़ा पद है, बताइए आप लोगों को, है ना, सूबेदार जो है नियुक्त करता है। और जब इसकी नियुक्ति होती है तो यहाँ एक सवाल आता है, यहाँ पर एक मैंने क्यों इसको लिखा है, यहाँ एक सवाल है आपका, सवाल ये है कि बिहार का प्रथम मुगल जो सूबेदार कौन है, बिहार का प्रथम मुगल सूबेदार, ठीक है, यानी बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल शासक, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन है। गॉट माय पॉइंट? बिहार का पहला मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लें। ऐसे क्वेश्चन जब बने तो बिहार का पहला मुगल शासक, ठीक है, पहला बिहार का सूबेदार, और बिहार का सूबेदार प्लस वो पहला जो आपका है मुगल शासक कौन है, तो यह है आपका राजकुमार परवेज, ठीक है, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला शासक, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला शासक, बिहार का सूबेदार। क्योंकि अब सूबेदार बनने वाला पहला मुगल शासक, क्यों, इससे पहले भी सूबेदार बने, ऐसा नहीं है, खान खानम, मैंने अभी आपको बताया खान खानम मुनीम सूबेदार रहे, लेकिन वो मुगल में नहीं आएंगे। तो पहला जो मुगल शासक किसको माना गया, पहला मुगल राजकुमार, ठीक है, पहला मुगल राजकुमार किसको माना गया, तो वह था आपका राजकुमार परवेज, ठीक है, राजकुमार परवेज, पहला मुगल राजकुमार जो क्या बना, बिहार का सूबेदार, बिहार का सूबेदार, पहला मुगल राजकुमार, एनी डाउट टू एनीवन? ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग लिख लें। पहला मुगल राजकुमार, बिहार का सूबेदार, क्या नाम है, तो उसका नाम है राजकुमार परवेज, ठीक है, हो गया, डन। इसको आप लोग लिख लें, मे बी ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। नाउ राजकुमार जब परवेज को बना दिया जाता है तो आप लोगों ने शाहजहां का नाम सुना है, जो कि शाहजहां के नाम से पहले वो क्या था, शहजादा खुर्रम, ये भी जहांगीर का बेटा था। उसे दिक्कत ये हुई कि इसे आपने बना दिया बिहार का सूबेदार, ठीक है, तो इसने क्या किया, जहांगीर के विरोध में विद्रोह कर दिया। वैसे भी शाहजहां की यानी राजकुमार जो खुर्रम है, एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि राजकुमार खुर्रम इस शब्द से निम्नलिखित में से किस शासक को संबोधित किया गया है, राजकुमार खुर्रम के नाम से, तो कौन है, शाहजहां है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लें, शाहजहां है, ठीक है, शाहजहां। चलिए अब बात आती है कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, शाहजहां, सॉरी क्या होगा, शहजादा खुर्रम, ठीक है, शहजादा खुर्रम, इसको किस नाम से जाना गया है, इसको यही है शाहजहां। तो इस पे मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखी हूँ उस पर आपके क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। शाहजहां, नाउ शाहजहां, इसको ध्यान रखिएगा। और इसने क्या किया, इसकी आप कभी भी जहांगीर से इसकी कुछ खास कभी नहीं बनी, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन बाप बेटों का नहीं बनता था। इसने जहांगीर के विरोध विद्रोह कर दिया, ठीक है, इसने जहांगीर के विरोध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद जो राजकुमार परवेज था उससे कुछ एरिया भी छीन लिया। और कौन कौन सा एरिया इसने परवेज से छीना, तो इसने छीन लिया परवेज से पटना,
रोहतास, ये सब क्या करिए उससे छीन लिया। ठीक है, उससे छीन लिया। तो इसको मैप के थ्रू ध्यान रखिएगा कि किससे छीना है इसने, राजकुमार परवेज से। और उसके बाद तत्पश्चात क्या किया खुर्रम ने, खुर्रम यानी शाहजहां ने खाने दुर्रान, ठीक है, खाने दुर्रान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो खाने दुर्रान को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाने दुर्रान को उसने मतलब अपने हिसाब से फिर अपना ही जो था उसको उसने सूबेदार बना दिया बिहार का। खाने दुर्रान को किसको बनाया है, खाने दुर्रान, इसने किसको बना दिया, खाने दुर्रान को, ठीक है, बिहार का सूबेदार बना दिया। यहां पे किसकी इतिहास खत्म हो गई, तो जहांगीर का चैप्टर यहां क्लोज हो जाता है। और अब आता है औरंगजेब की बारी। अब किसकी बारी है, औरंगजेब की बारी। समझ में आ गया, अब समझ में आया, एनी डाउट? चलिए अब हम लोग चलते हैं औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब का भी थोड़ा सा गड़बड़ ये रहा औरंगजेब को लेकर के कि उसके भी बेटों के साथ, और ये तो इतिहास गवाह है, अगर बाप बेटों में बहुत अच्छी बनती तो पितृहंता वंश नहीं कहलाता, है ना, हम लोगों ने पढ़ाई है पितृहंता वंश, ये तो इतिहास ही गवाह है, इतिहास रिपीटेशन होती रहती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब, ओके, औरंगजेब। अब इसके बारे में क्या है, इसने क्या किया इन ईयर 1658 ईस्वी, ठीक है, इन ईयर 1658 ईस्वी। होता क्या है इस ईस्वी में, यानी 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में औरंगजेब के साथ किसका होता है विद्रोह, है ना, युद्ध जो होता है, औरंगजेब वर्सेस, शॉर्ट में लिख रही हूं, औरंगजेब वर्सेस दारा शिको, इनके मध्य, वर्सेस मैंने लिख दिया है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजयी कौन होता है, जाहिर सी बात है औरंगजेब होता है। इस युद्ध में विजयी कौन होता है, औरंगजेब होता है, ठीक है, औरंगजेब हो गया। तो औरंगजेब जब विजयी होता है तो इसने क्या किया, अपने बेटे जो राजकुमार अजीम हैं, क्वेश्चन है इस पे, बीपीएससी ने पूछा है, अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है, तो राजकुमार अजीम, ठीक है, इसको क्या करता है, बिहार का सूबेदार बना देता है। इसने क्या किया, इसको जीतने के बाद दारा शिकोह से जब युद्ध होता है, जीत जाता है, तब वह अपने राजकुमार, कौन है, अजीम, राजकुमार अजीम को क्या बनाता है, इसे बिहार का सूबेदार जो है बना देता है, राजकुमार अजीम को। और पटना का एक नाम जो अजीमाबाद बोला गया है, वो इसी अजीम से अजीमाबाद हुआ। तो कहने का मतलब यही था जो बताना चाहती थी, क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है, अजीमाबाद। और राजकुमार जो अजीम है, इसका जो बेटा, ठीक है, अजीम का बेटा कौन था, फर्रुख शेयार। इसका जन्म कहाँ हुआ, पटना में हुआ, ठीक है, इसका जन्म फर्रुख शेयार, इसका जन्म कहाँ होता है, इसका जन्म कहाँ होता है, पटना में। इसको ध्यान रखिएगा, क्यों बता रही हूं, इसका जन्म पटना में होता है, पटना में इसका जन्म हुआ, ठीक है। और पहला मुगल शासक है जिसका राज्य अभिषेक, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, पहला मुगल शासक वो कौन था जिसका राज्य अभिषेक पटना में किया गया, पटना में हुआ या बिहार में हुआ, ठीक है, पटना में हुआ या बिहार में हुआ। तो पहला मुगल शासक कौन है, फर्रुख शेयार था, जिसका राज्य अभिषेक पटना में हुआ, पटना राज्य अभिषेक। और कब हुआ, तो यह हुआ है 1730 ईस्वी में, 1713 ईस्वी में। तो क्वेश्चन इस पे भी है, क्वेश्चन पटना पे भी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये है आपका औरंगजेब के टाइम की मुगल की कहानी बिहार के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। पहला मुगल शासक कौन है, फर्रुख शेयार, जिसका राज्य अभिषेक पटना में किया गया है। बीपीएससी के ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, क्लियर।
1713 ईस्वी में। तो यहाँ पर भी आपकी जो है अब चैप्टर जो है क्लोज हो जाती है, यहाँ पर आपकी चैप्टर जो है क्लोज हो गई। ठीक है। नाउ मुगलों के समय में बिहार व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। मुगल काल में बिहार क्या था? व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। इस पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन जब पूछता है ना कभी कभी, तो मुगल काल के समय में प्रमुख व्यापार का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या हो गया, यानी विदेश व्यापार का प्रमुख केंद्र आपका बिहार था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा मुगल कालीन समय में। क्योंकि अगर व्यापारिक संपर्क की बात की जाए, अगर व्यापार के संपर्क की बात की जाए, चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि विदेश व्यापार में, विदेश व्यापार है ना, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? प्रमुख केंद्र आपका बिहार है। प्रमुख केंद्र विदेश व्यापार की अगर बात की गई है तो इसका जो संपर्क है ना एक केंद्र, यहाँ आप लोग थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है नहीं चल पा रहा है। ठीक है, एशिया के साथ साथ ना जो अफ्रीका वाला एरिया है, अगर थोड़ा सा मैप पे फोकस्ड करेंगे तो एशिया पूरा मैप ध्यान है, मैंने तो नहीं लगाया, देख लीजिएगा आप लोग। एशिया के साथ साथ अफ्रीका का जो तटवर्ती वाला क्षेत्र है, ठीक है, और यूरोप के भी प्रमुख नगरों के साथ जो व्यापार होता था, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। विदेश व्यापार में एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो ये हो गई कंप्लीट आपकी मुगल काल की। ये स्टोरी आपकी मुगल काल के बिहार की कंप्लीट हो गई। इससे अधिक अब बाहर रेंज में नहीं जाएगा क्वेश्चन जो है आपका आता है तो। ओके, चलिए, कुछ भी डाउट हो आप लोग कोशिश करें, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ऐप पे एडमिशन लें और फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। फी रखी गई है 1499। 1499 ये आप कहें तो 1500 रुपये में 100 कम, एक, हाँ 1500 रुपये में 1 रुपये कम, ये भी मान के चले तो इतना तो एफर्ट कर ही सकते हैं। और अगर नहीं कर पाए तो यूट्यूब पे भी क्लासेस कंटिन्यूसली चलेंगी, है ना, और उसमें सभी फैकल्टीज़, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ को यहाँ रखा गया और सभी अच्छा पढ़ाते हैं। सभी आप लोग तो क्लास कर ही रहे हैं अभी, है ना, तो सब इसमें जितने भी फैकल्टीज़ को जो क्लास आप करेंगे वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आपको खुद ही अभी जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे वो देख के आपको लग रहा होगा फैकल्टीज़ जो अदर्स क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर कि कमिटमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो भी कमिटमेंट स्टूडेंट के साथ की गई है उसे पूरा किया जाता है। ये आप बहुत सारे संस्थानों के साथ जुड़े होंगे, है ना, बहुत जगह क्लासेस ले होंगे, लेकिन ये नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम करेंगे वही हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ उस जो हम बताएंगे उसके फुलफिलमेंट में आप भी हमारा सहयोग करेंगे। हम बताएंगे और आप उसमें सहयोग करेंगे, तभी क्या होगी जो है एक सीट आपके नाम। चलिए तो बढ़े आगे। नाउ ये हो गई। अब हमने थोड़ा सा प्रीवियस जो अब तक जो मैंने क्लास आप लोग का करवाया है डे 1 से लेकर के, उस पे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाई हूँ उन सभी टॉपिक पे बेस्ट और प्लस इसके साथ क्या चीजें जुड़ी हुई है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि बीपीएससी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं ये बीपीएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो है पूछे जा चुके हैं। ऑलरेडी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ये। चलिए तो इस पे काम करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का एक महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, तंत्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ए ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज ऑफ, क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बोला गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग यहाँ पर आया था। 15 ईयर्स यहाँ रहा भी, है ना, 15 ईयर्स यहाँ रह करके उसने क्या किया? बौद्ध धर्म के बारे में जाना, और फिर अब वहाँ से वापस जब गया तो उसकी क्या थी? सी यू की, है ना, इस नाम से उसने किताब को भी जो लिखा, सी यू की। तो खैर, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का केंद्र था और हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ था? ह्वेनसांग यहाँ पर आया था, 15 साल यहाँ रहा था। इसको ध्यान रख लीजिएगा। अनदर थिंग, ये जो तंत्र आप देख रहे हैं ना, तंत्र मंत्र जो यूज किया गया है तो ब्रजियान संप्रदाय में, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रजियान संप्रदाय में। तो हम लोगों ने अभी तक जो क्लास में को देखा तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से यहाँ तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पुटअप कर सकती हूँ, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस को हमें भी कंप्लीट करना है ना, आगे भी क्वेश्चंस है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया है? बख्तियार खिलजी ने।
है ना। इन ईयर 1198 ईस्वी में वो क्या करता है, अगर आपको ईस्वी या तो एग्जाम ईस्वी पूछेगा या ये पूछ लेगा कि शताब्दी, 12वीं शताब्दी, है ना, 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी, तो दो तरीके से याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। ओके, नाउ so come to the next point. In 1198 ईस्वी खिलजी attacked on where? in नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर उसने अटैक कब किया था? इन 1198 ईस्वी में। तो एग्जैक्ट अगर ईस्वी नहीं याद रहे और एग्जाम में देखिएगा कि किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हो गई। दूसरा है बौद्ध धर्म, हर्षवर्धन हिनसंग, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि ये क्वेश्चन बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, यानी बीपीएससी की ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। हर्यक वंश में केवल 3 शासक, बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन। बाकी भी शासक हुए, हमें उसको नहीं देखना है, सोचना भी नहीं है उसके बारे में, जैसे मैं भी नहीं सोचती हूँ तो आप लोग भी ना सोचे, है ना, उसके बारे में नहीं सोचना है। सोचने का टाइम आफ्टर सिलेक्शन ले लीजिएगा, खूब आराम से सोचिएगा कि और अन्य शासक कौन कौन थे, रिसर्च कीजिएगा। लेकिन वर्तमान में हर्यक वंश में 3 शासक। ओके, इन हर्यक डायनेस्टी 3 रूल्स आर देयर। कौन कौन थे? बिंबिसार, अजात शत्रु एंड अनदर वन उदयन। ठीक है, और इसी वंश को क्या बोला गया था? पितृहंता वंश, फादर किलर जो इसको डायनेस्टी भी बोला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पितृहंता वंश। नेक्स्ट, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है? कौंडिन्य एवं कौलदेवल, आनंद एवं अश्वघोष, अलार कलाम एवं उद्दकरापुत एंड सारीपुत एवं नागसेन। तो बुद्ध ने सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण यानी रीइनिशिएशन के बाद सबसे पहले जो ज्ञान की प्राप्ति की वो कौन थे? अलार कलाम, यानी सी इज आवर राइट आंसर। सी इज आवर राइट आंसर। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, है ना, बुद्ध की अगर बात की जाए कि ज्ञान प्राप्ति जो है बुद्ध को कहाँ साधना किया था उन्होंने, कहाँ किया था? तो उन्होंने किया था आपकी निरंजना नदी, फल्गु नदी, है ना, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो कौन सा वृक्ष था वो? तो वह था आपका पीपल का पेड़ था। पीपल की जो वृक्ष थी उसी के नीचे बैठ कर, इसे बोला गया है बौद्धि वृक्ष भी कहा जाता है, और वर्तमान में वो क्या बना हुआ है? राजकीय वृक्ष भी बना हुआ है ना, स्टेट ट्री भी को भी उसे माना गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य डायनेस्टी में पूछा है। अशोक, समुद्रगुप्त, वृद्धत, पुष्यमित्र। तो इसका अंतिम शासक वृद्धत था, और इसी की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग जो है इसने एक वंश की स्थापना की, और उस वंश को पुष्यमित्र शुंग वंश जो है कहा गया है। और इसके समय में केवल पुष्यमित्र, इसको ध्यान रखना है ना। वृद्धत को जब ध्यान रखेंगे, वृद्धत जो है वृद्धत, ठीक है, वृद्धत, और मौर्य वंश का वृद्धत की जब बात की जाए कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो क्या हो जाएगा? वृद्धत इसका जो है अंतिम शासक था। ठीक है, वृद्धत, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान को जो है प्राप्त किया है महावीर, और इसी वजह से उनको कैवल्य भी बोला जाता है, अहर्ता भी बोला जाता है। महावीर को कैवल्य भी बोला गया है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद। क्या हुआ? डाउट है किसी को? क्या किया था 1202 में? क्या किया था? अच्छा, नहीं 1198 ईस्वी है। इसको लेकर के ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, चूंकि कहीं कि आपने शायद जो पढ़ा है 1202 नहीं है, वह 1198 ईस्वी है। ठीक है, 1198 ईस्वी में इसने, तो ये इसीलिए बोला गया है, जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो है एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। इसीलिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं जो है इसके ईयर को लेकर के एक जो डिफरेंस माना जा रहा है, कहीं कहीं ये आ रही है कि इस ईयर में है, जैसे आपने अभी बताया ईयर को लेकर के, तो सबसे बेस्ट बोलना है कि 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में। सबसे बेस्ट रिप्लाई इसका यही होगा। और बीपीएससी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन को पूछता है तो अगेन उसका तो है ही कि फॉर करेक्शन के लिए आंसर आना ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। हाँ, नौ तो महावीर का हो गया। चलिए, तो महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद किन किन नामों से जाना गया? कैवल्य, अहर्त, तथागत भी बोला गया। ठीक है, यानी सत्य है इसका, तो तथागत हो गया। तो बोला गया है कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ किया गया? कुंडग्राम, वैशाली, गया, जंबीग्राम। तो क्या होगा? जंबीग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। जंबीग्राम, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के
तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कौन सा पेड़ था वो? शाल का वृक्ष, यानी जिसको बोला जाता है वट वृक्ष भी बोला जाता है, वट का वृक्ष भी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट। अंग जनपद की राजधानी थी, अंग जनपद की, चंपा, रामग्राम, कपिलवस्तु, कुंडग्राम। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। और अंग जो है, अंग भागलपुर और मुंगेर, इन दोनों, वर्तमान का कौन कौन सा है? वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रवेश, क्या बात है, आप मुझे क्लास में गुड मॉर्निंग का विश करने आए हैं या आप क्लास तो एंड होने वाली, तो आप मुझे बाय बाय करने आए हैं, ये बताएं। चंपा, अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया है ना, तो सबसे पहला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो ये होगा। ये क्वेश्चन पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये जितने क्वेश्चंस करवा रही हूँ इस पे आप लोगों का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इस वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी था, इसको ध्यान रखेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लेकिन अगर बिहार के साथ जोड़ेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी बिहार के साथ नहीं जुड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी का रोल है बिहार के साथ, बट जलालुद्दीन खिलजी का नहीं है। ठीक है, उसका बिहार के साथ कोई रोल जुड़ा हुआ नहीं है। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास, उज्जैन, मेरठ के आसपास, वाराणसी के आसपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्स की राजधानी, है ना। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। और जो कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास, वर्तमान का प्रयागराज भी बोल सकते हैं, वर्तमान का प्रयागराज। और उस समय वत्स के राज्य की स्थिति कहाँ थी? तो इलाहाबाद के आसपास। इसकी राजधानी कौशाम्बी रही है। और वत्स को जो मगध साम्राज्य मिलाने का काम किसने किया है? शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने किया। उसने केवल 2 ही काम किए, एक तो अवंती राज्य पर विजय किया, जिससे पहले किसी शासक ने किया था, दूसरा उसने वत्स को और कौशल को, इन दोनों को किसमें मिला लिया था? तो मगध साम्राज्य में शामिल किया था। ठीक है, चलिए। इल्तुतमिश शासक था, इल्तुतमिश शासक था किस वंश का? गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश तो गुलाम वंश का था, है ना। मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलिए कोई नहीं, ऑप्शंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों के आंसर गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य अवस्थित है, डे 1 की फर्स्ट डे के क्लास में मैंने बताया था, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। क्या क्या होगा? लगभग 84 डिग्री ईस्ट, लगभग 80 डिग्री ईस्ट, लगभग 80 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया था आप लोग को, है ना, ये देशांतर वाला हो गया और ये आपका अक्षांश वाला हो गया। ठीक है, तो बिहार जो है हमारा, अगर देखा जाए तो कहाँ हो जाएगा ये? अगर चूंकि बोला गया देशांतर पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछा क्या है? देशांतर पूछ रहा है, अक्षांश तो पूछा नहीं है, देशांतर पूछा है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले बिहार हमारा कहाँ स्थित है? या उत्तर पूर्व भारत में है, उत्तर और पूर्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? उत्तर और पूर्व की बात करें तो हमारा ये उत्तर हो गया और ये हमारा पूर्व हो गया, यानी हमारा बिहार जो है यहाँ है। ठीक है, बिहार यहाँ है उत्तर पूर्व में। तो अब क्या होगा? और देशांतर की बात की गई है, अगर अक्षांश होता तो हम यहाँ पर उत्तर भी देखते, लेकिन अक्षांश तो है नहीं, केवल देशांतर पूछा है। तो पूर्व में अगर बात की जाए तो 83 डिग्री ईस्ट है, वो 80 जो डिग्री दिया गया है पूर्व, वो नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? 83 डिग्री, ऐसे ऐसे करके देशांतर है ना, तो 83 डिग्री से लेकर के 88। तो बिहार का अगर आप, चलिए मैं मैप में अगर दिखा देती हूँ, मैप में ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि क्लास की टाइम भी हो रही है, अब ओवर करना है क्लास को, जस्ट यहाँ से देख ले। ये अगर देख ले, ऐसे देशांतर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर हम यहाँ देखते हैं, चूंकि हमें इसे नहीं देखना है, ये जो है इसे नहीं देखना है हमें, ओके, इसे हमें नहीं देखना, हमें किसको देखना है? इसको देखना है। तो ये है 83 डिग्री से लेकर के क्या हो जाएगा? 88 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा 83 से लेकर के 88। इसको ध्यान रखिएगा, वर्तमान केवल इसी को ध्यान रखें, नीचे मत जाइए, इस पे मत जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन और बता देती हूँ यहाँ पे, अगर लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3, 4, 5। हम लोग कैसे पढ़ते हैं? अगर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ते हैं तो 3, 4, 5 किलोमीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई की बात की जाएगी तो 483, जो कि हमारा किसका है? किसकी डेथ है? बुद्ध की डेथ टाइम है 483, और ये भी 483 किलोमीटर। इसको ध्यान रख लीजिएगा, कोरिलेट करने के लिए आसान रहेगी। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, डी इज आवर राइट आंसर, क्योंकि अप्रोक्स दिया गया है, चूंकि हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट है 83, तो इसलिए हमारा यहाँ पर
84 किसने, नहीं नहीं ए नहीं होगा राजेश, ए नहीं होगा। ए तब होता ना, जैसे सपोज ए तब होता, हम लोग ए तब कंसिडर करते अगर यहाँ पर भी कुछ और लगभग 80 या 84 होता तो कंसिडर करते, बट यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हमारे पास ऑप्शन है, तो फिर हम अप्रॉक्स में क्यों जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस एज मच एज करनी चाहिए। चलिए, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? 1911, 1912, 1913, 1914। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में क्या हो गया था? ये बंगाल से अलग हो गया था, बंगाल से। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन मैंने कहा ना बीपीएससी का पहला पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको कहा अभी विकास कि देखिए कुछ सेक्शंस हैं जैसे हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो आपका क्या करती है, हमारा वो पूछती है कॉन्सेप्चुअल बेस। तो हमारा क्लास जो कैसे चलना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस भी चलना चाहिए। और चूंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी बीपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है और बीपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करती है, ये भी इसको ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करती है। तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन बीपीएससी अब तक पूछ चुकी है उसमें गलती करके नहीं आना है, और जो नए क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल तरीके से बनते हैं वो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें भी गलती नहीं होने की संभावना जो होनी चाहिए। तो ये भी हमारे जो तैयारी की स्ट्रैटेजी की यह भी एक ऐड है, पैटर्न है कि हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बिल्कुल 100% करके जाना है जिसमें मिस्टेक ना हो। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1970, 1980, 1921। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन ईयर 1960 में पटना उच्च न्यायालय पहले न्यायालय बना और फिर विश्वविद्यालय बना। न्यायालय तब विश्वविद्यालय, पहले न्याय तब विश्व, पहले न्याय तब विश्व, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर विश्वविद्यालय पूछता तो 1917 होता, लेकिन इसने क्या पूछा है, हाईकोर्ट पूछ लिया है, तो हाईकोर्ट क्या होगा? इन ईयर 1916। ओके।